परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अरविंद पांडे और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी 69th मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड पेपर से संबंधित इंडियन और बिहार की इकॉनमी से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बना करके हम लोग जो है आज से एक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोगों ने पावर्टी लिया हुआ है और पावर्टी से यानी कि निर्धनता से एक प्रश्न जो है 63rd बीपीएससी में के मुख्य परीक्षा में पूछा गया है और आज इसी प्रश्न को आधार बना करके हम लोगों को आगे का आज का डिस्कशन कंप्लीट करना है। और ये भी हमें समझना है कि इन प्रश्नों की एक क्या रूपरेखा हो सकती है, एक क्या फ्रेमवर्क हो सकता है और किस फ्रेमवर्क को अपनाने से हम एक अच्छा मार्क्स जो है एग्जाम में गेन कर सकते हैं। तो एक बार प्रश्न सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रश्न ये है, भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। ये प्रश्न का पहला भाग है। दूसरा भाग है, भारत सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर प्रश्न में दो भाग हैं। एक भाग है व्याख्या करें और दूसरा भाग है भारत सरकार द्वारा जो है गरीबी को दूर करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की व्याख्या के बारे में बातचीत की जा रही है। तो इस प्रश्न का जो स्वरूप होगा, जो फ्रेमवर्क होगा, तो फ्रेमवर्क एज यूजुअल जैसा हम लोग लिखते आए हैं पहले से ही। पहला आपका जो स्वरूप होगा वो संदर्भ का होगा। पहला जो स्वरूप होगा वो संदर्भ का होगा। आई थिंक ये कलर क्लियर हो रहा होगा आपको। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा। पहला जो हम लोगों का स्वरूप होगा वो क्या होगा, संदर्भ का होगा। और संदर्भ में हम लोग जो है इस प्रश्न के संदर्भ की अगर हम बात करें तो हम जो है गरीबी को आधार बना करके हम इस प्रश्न के संदर्भ को लिख सकते हैं। यानी कि गरीबी की परिभाषा को आधार बना करके इस प्रश्न के संदर्भ को लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग का संदर्भ पार्ट होगा। दूसरा वाला जो भाग होगा इस प्रश्न से संबंधित वो होगा गरीबी के अनुमान। गरीबी के अनुमान की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद से अब तक किन समितियों के द्वारा जो है गरीबी के क्या अनुमान लगाए गए हैं या क्या अनुमान प्रस्तुत किया गया है, हमें इस मुद्दे पर बातचीत करनी है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने में हम लोग आंसर के मेन फ्रेम में आ जाएंगे। इसके अलावा जो इसी प्रश्न के पहले ही भाग में जो दूसरा भाग है गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करनी है। तो तीसरा हम लोग को डिस्कस करना है गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत में गरीबी को प्रभावित करते हैं। फिर मेन बॉडी के अंतर्गत चौथा जो भाग है वो है भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो जो चौथा भाग होगा वो होगा आपका कार्यक्रम, वह कार्यक्रम या वह योजनाएं जो गरीबी को दूर करने से संबंधित हैं। और अंततः हम लोग जो है अंतिम चरण में होंगे और अंतिम चरण में हम लोगों को इस प्रश्न का क्या लिखना होगा, निष्कर्ष लिखना होगा। यानी कि फिर से हम लोग अपने प्रश्न को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। पहला एक इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट हम लोग का एक निष्कर्ष होगा और मेन फ्रेमवर्क में हमें इन तीन बिंदुओं के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रस्तावना से संबंधित, यानी कि जो है इसका जो संदर्भ है, संदर्भ की व्याख्या या इस प्रश्न का संदर्भ कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो इस पूरे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं गरीबी क्या है, यानी इसी को लेकर के हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो गरीबी की परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके जो है आपने देखे होंगे या पढ़े होंगे। गरीबी को परिभाषित करने के लिए एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, वह भी गरीबी को परिभाषित करता है। विभिन्न समितियों ने भी अलग अलग तरीके से गरीबी को परिभाषित किया। तो एक सामान्य अगर परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि गरीबी किसी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है या वह परिस्थिति है या वह सिचुएशन है जिसमें प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम इतनी कम हो जाए कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर पाने में सक्षम न हो। यानी कि जो एक न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं हैं, अगर कोई व्यक्ति इन मानवीय आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह व्यक्ति गरीब कहा जाएगा और उसकी इस दशा को क्या कहेंगे, गरीबी कहेंगे। जब मूलभूत आवश्यकताओं की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है भोजन की, यानी कि उसकी इनकम इतनी कम है कि वह अपनी आय से वह भोजन भी ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बात होती है वस्त्र की बात होती है,
इसके अलावा बात होती है आवास की बात होती है, ये भी एक न्यूनतम मानवीय आवश्यकता के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा हम बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं। यानी कि अगर हम गरीबी को परिभाषित कर रहे हैं तो गरीबी की परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो जाए किसी व्यक्ति की कि वह अपनी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर पाए, जैसे वस्त्र हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, भोजन हो गया। अगर इन सभी चीज़ों से वंचन की स्थिति है तो ये वंचन की स्थिति जो है, क्या हम कहेंगे, इस वंचन की स्थिति को हम लोग गरीबी कहते हैं, यानी इसको निर्धनता के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर बात। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत जब हम जो है गरीबी को निर्धारित करते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर भी मुख्य रूप से गरीबी को निर्धारित करने के लिए जो बहुआयाम है, यानी एक से अधिक आयाम है, उसमें भी मुख्य रूप से तीन ही बात की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक जीवन स्तर। या इन्हीं तीनों आधार पर जो है ये तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या बेहद गरीब है, इसको निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रश्न में गरीबी को परिभाषित करते हुए हम एक जो है संदर्भ यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस संदर्भ को लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो इस संदर्भ का इस प्रश्न का दूसरा भाग हमें डिस्कस करना होगा। और वो प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा कीजिए। चर्चा करते हुए अगले भाग के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब गरीबी के अनुमान की हम बात करते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान को लगाने के लिए, अनुमान का मतलब ये है कि कुल जनसंख्या में उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना है जो अपने जीवन यापन को या अपनी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल नहीं हैं। तो कुल जनसंख्या में उन लोगों की जनसंख्या क्या है, इसके बारे में आज़ादी के बाद से अब तक 6 आधिकारिक समितियों का गठन हो चुका है। तो इन 6 आधिकारिक समितियों के बारे में अगर आप लिखेंगे तो आंसर वास्तव में अपने साइज से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इन 6 आधिकारिक समितियों में हम लोग मुख्य रूप से 2 से 3 आधिकारिक समितियों के आंकड़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे या समझेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, यानी बेहतर होगा। हालांकि मैं आपके साथ जो है इस प्रश्न के उत्तर में मैं 6 के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। अगर आप शुरुआती समय यानी आज़ादी के बाद जो है जो गठित हुई जो समितियां थी उनके बारे में एक रेफरेंस भी दे देते हैं तो आपके उत्तर में जो वेटेज होगा, जो भार होगा, वो बेहतर हो जाएगा। तो गरीबी के अनुमान को लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा सबसे पहला जो समूह स्थापित किया गया वो समूह है योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के संदर्भ में। इसे हम कहते हैं योजना आयोग कार्य समूह। इसे हम कहते हैं योजना आयोग कार्य समूह। और इसका जो गठन हुआ ये हुआ 1962 में। इसका जो गठन हुआ वो हुआ 1962 में। और ये जो है गरीबी के अनुमान पर चर्चा करने के लिए यह एक पहली आधिकारिक समिति थी। तो पहले क्या करते हैं, 6 समितियों को लिख लेते हैं और फिर उनके बारे में डिटेल एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो पहला है योजना आयोग कार्य समूह है, दूसरा है VM दांडेकर एंड N रथ समिति। इस समिति का गठन भी 1971 में हुआ। फिर जो तीसरा कार्य समूह था उसे हम कहते हैं वाई के अलग की अध्यक्षता में बना था, इसे हम लोग अलग समिति के नाम से जानते हैं। इसका गठन हुआ 1971 में ही इसका गठन हुआ था, लेकिन इसने अपनी जो रिपोर्ट इस समिति ने प्रस्तुत करी वो 1979 में प्रस्तुत करी। फिर हम लोग बात करेंगे एक चौथी समिति के बारे में जिसको हम लोग लकड़वाला समिति के नाम से जानते हैं। और ये लकड़वाला समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1989 में, और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है वो 1993 में प्रस्तुत करी है। फिर हम लोग एक अन्य कमेटी की तरफ बढ़ेंगे। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था योजना आयोग के द्वारा, और इस तेंदुलकर समिति का जो गठन हुआ वो 2004-05 के दौरान हुआ, और इन्होंने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट दी थी वो 2009 में दी थी। और छठवीं और अंतिम जो है जो समिति है
जिसके आंकड़े प्रचलित हैं वो हैं रंगराजन समिति, रंगराजन समिति। और ये रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ और इसकी रिपोर्ट यानी कि समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी वो प्रस्तुत करी 2014 में। तो आज़ादी के बाद से अब तक जो है कुल मिला के 6 आधिकारिक समितियों का गठन किया जा चुका है और इन समितियों ने भारत में गरीबी का अनुमान लगाया या भारत में ये बताया कि वास्तव में कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या क्या है या उन वंचितों की संख्या कितनी है जो वास्तव में अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हैं। तो इन 6 समितियों की बात करें तो अलग अलग समितियों का जो अनुमान लगाने का तरीका है आप देखेंगे वो अलग अलग है। जैसे हमारे देश में कुछ समितियों ने जो गरीबी का अनुमान लगाया उस अनुमान को लगाने के लिए कैलोरी मेथड का प्रयोग किया और कुछ समितियों ने गरीबी के अनुमान को लगाने के लिए जो है वह न्यूनतम उपभोग विधि का प्रयोग किया। जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा तो इनके रिपोर्ट को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे गरीबी के अनुमान का अर्थ ये होगा कि कुल जनसंख्या में हम उन व्यक्तियों को फाइंड आउट कर रहे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं या जो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को या मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो दरअसल कुल जनसंख्या में अगर ऐसे लोगों की संख्या को फाइंड आउट करना है तो हमें वास्तव में कोई ना कोई पैरामीटर तो सेट करना पड़ेगा और उस पैरामीटर को भारत में जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं गरीबी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबी रेखा कहते हैं। तो बेसिकली इन सभी समितियों ने क्या निर्धारित किया? भारत में गरीबी रेखा तय किया। इन सभी समितियों का उद्देश्य यही था कि एक सुसंगठित तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाए और इस गरीबी रेखा के निर्धारण के बाद इसके नीचे आने वाले लोग यानी इस गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की जो संख्या है वो कुल जनसंख्या में गरीबी के प्रतिशत को जो है दर्शाने का काम करेगी। तो दरअसल ये गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो सबसे प्रचलित विधियां हैं वो मुख्य रूप से 2 ही विधियां हैं। एक विधि है कैलोरी मेथड और दूसरी जो विधि है वह न्यूनतम उपभोग विधि है। तो बात करें अगर योजना आयोग कार्य समूह से अगर हम लोग शुरुआत करें तो योजना आयोग कार्य समूह 1962 में इसकी स्थापना हुई और इस कार्य समूह ने जो है 1900 यानी 1960 और 61 की कीमतों पर यानी 1 वर्ष पूर्व की कीमतों पर गरीबी के अनुमान को प्रस्तुत किया और इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर बिना किसी जो है आधार को प्रस्तुत किए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण कर दिया। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 20 रुपये प्रति माह से कम कमा रहा है चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो वह व्यक्ति गरीब कहा जाएगा या वह गरीबी रेखा के नीचे कहा जाएगा। हालांकि ये जो योजना आयोग की रिपोर्ट है इस कार्य समूह ने जब इस रिपोर्ट का खुलासा किया इसको प्रस्तुत किया तो इसकी काफ़ी आलोचना हुई और आलोचना जब हुई तो उसके बाद आगे आने वाली समितियों का जो रास्ता था वो एकदम क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो योजना आयोग कार्य समूह को आप केवल एक लाइन में लिख सकते हैं कि समिति ने 1960-61 की कीमतों पर 20 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति के न्यूनतम उपभोग के आधार पर जो है आंकड़े तय किए और ये आंकड़े वास्तव में क्रिटिसाइज हो गए। आलोचना इन आंकड़ों की गई और फिर जो है आगे की समितियों के बनने का जो रास्ता था वो क्या हो गया? पूरी तरीके से क्लियर हो गया। तो पहला योजना आयोग कार्य समूह है। अब हम आएंगे दांडेकर, अलख और लकड़वाला समिति। ये जो 3 समितियां बनी इन 3 समितियों ने भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया वो आधार बनाया किसको? कैलोरी मेथड को आधार बनाया। कैलोरी मेथड का मतलब कि किसी भी एक व्यक्ति को एक दिन में यानी कि प्रतिदिन आधार पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा को मेजर करने का तरीका क्या है? कैलोरी। तो उस ऊर्जा के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वह व्यक्ति गरीब है या वह व्यक्ति गरीब नहीं है। तो इस कैलोरी के मानक पर भारत में गरीबी निर्धारण की जो बात है वो सबसे पुरानी है और ये लगातार आप देख रहे हैं 3 समितियों ने भारत में गरीबी का जो अनुमान लगाया वो इसी कैलोरी मेथड पर लगाया। और इसके बाद हम जो आगे की जो 2 समितियों की बात करेंगे तो इन 2 समितियों ने भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण मिनिमम कंजम्पशन मेथड पर किया यानी कि न्यूनतम उपभोग विधि पर किया। यानी कि प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति प्रतिदिन आधार पर
कितने रुपए का उपभोग कर पा रहा है या कितने रुपए की आय अर्जित कर रहा है, इस आधार पर जो है इन समितियों ने, इन दो प्रमुख समितियों ने गरीबी का अनुमान लगाया। तो ये अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में किस आधार पर गरीबी का निर्धारण होता है, तो वर्तमान में मिनिमम कंजम्पशन मेथड, हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए गए। मिनिमम कंजम्पशन मेथड में अब जो है वो पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर वर्तमान में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि जो है जो अंतिम समिति रही रंगराजन समिति, इस समिति की रिपोर्ट को ही अंतिम रिपोर्ट हम फिलहाल के लिए मानते हैं और इसी आधार पर भारत में आज भी गरीबी का निर्धारण होता है। तो बात करें अगर हम लोग जो है तो इन 6 समितियों में जो मुख्य आपको अपने आंसर में जिन समितियों के आंकड़ों को लिखना है वो मुख्य रूप से आप 3 समितियों के आंकड़ों को लिख सकते हैं और इन तीनों समितियों के आंकड़े जो है काफी प्रचलित आंकड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लकड़वाला समिति के बारे में। हालांकि इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक लाइन के लिए केवल सुन लीजिए। योजना आयोग कार्य समूह 1960-61 के आधार पर 20 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति से कम उपभोग के व्यक्ति को गरीब बताया। वहीं पर वीएम दांडेकर और एन रथ समिति 1971 में इसका स्थापना हुआ और इस समिति ने पहली बार भारत में गरीबी को निर्धारण करने के लिए किस आधार को चुना, कैलोरी आधार को चुना। और इस कैलोरी आधार को चुनने के वजह से ही भारत सरकार ने फिर से वाईके अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति का नाम क्या रखा गया, अलग समिति। 1971 में ही इस समिति का गठन कर दिया गया और इस समिति को कैलोरी मानक पर बताना था कि कितने कैलोरी को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के आधार पर निर्धारित किया जाए जिससे हम भारत में गरीबी का अनुमान लगा पाएं। इस समिति ने 1979 में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी के पैरामीटर को प्रस्तुत किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए कहा गया कि 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए कहा गया कि 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा। तो कैलोरी आधार पर सबसे पहली बार बातचीत करने वाले जो लोग थे वो दांडेकर एन रथ थे और इस पर जो है इस पैरामीटर को तय करने वाले जो लोग थे वह वाईके अलग की अध्यक्षता में इसको तय किया गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं लकड़वाला समिति के तरफ और हम लोग यहीं से लकड़वाला समिति से ही हम लोग जो है कुछ आंकड़ों को भी लिखेंगे। तो लकड़वाला समिति का गठन हुआ कब, 1989 में और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1993 में। और इस समिति ने भी जो है भारत की आबादी को 2 भागों में डिवाइड किया, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक दूसरा जो होगा वह है शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में इस समिति ने भी बताया 2400 कैलोरी की आवश्यकता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी रिक्वायर्ड है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। और इस समिति ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस कैलोरी से कम रिसीव कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, गरीब कहा जाएगा। तो ये लकड़वाला समिति की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जब सन 1993 में जब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया तो लकड़वाला समिति ने जो गरीबी दर्शाया वो है 36%, यानी कि लकड़वाला समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि कुल जनसंख्या में 36% ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पर 2400 और 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। और वहीं पर इस रिपोर्ट में सुधार देखा गया 2004-05 के दौरान जब इस समिति ने अपने आंकड़ों को सुधार करते हुए कहा कि जो गरीबी का अनुमान है, जो प्रतिशत है वो 36% से घटकर कि अब जो है कितना परसेंट रह गया है, 26% रह गया है, यानी कि 26% रह गया है। इसके अलावा ये जो समिति है ये अपने किसी अन्य कार्य के लिए भी एक प्रसिद्ध समिति है। यानी इस समिति ने पहली बार भारत में 35 गरीबी रेखा यानी 35 पॉवर्टी लाइन को जो है ड्रॉ करने की बात कही थी। और इसका तर्क ये था कि इन्होंने कहा, डीटी लकड़वाला ने कहा कि दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रत्येक राज्यों में रिसीव करने के लिए अलग अलग पैसे को खर्च करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि उस समय जीएसटी तो लागू था नहीं, यानी अलग अलग राज्यों में कीमतें अलग अलग होंगी। तो अलग अलग राज्यों में कीमतें अलग अलग होंगी तो हमें
अगर हम शहरी क्षेत्र में हैं तो हमें पटना में 2100 रुपये कैलोरी ऊर्जा रिसीव करने के लिए अलग अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, और वहीं पर दिल्ली में या अन्य किसी शहर में 2100 कैलोरी को रिसीव करने के लिए अलग अलग पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके लगभग 35 गरीबी रेखा को खींचने की बात कही। इसलिए लकड़वाला समिति की रिपोर्ट काफी चर्चा में रही। इसके अलावा लकड़वाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा और शहरी क्षेत्र की निर्धनता रेखा अलग अलग स्तर पर निर्धारित किया। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की जो निर्धनता रेखा यानी कि जो 2400 कैलोरी है, इसको किस कीमत पर निकाला जाएगा, इन्होंने इसके लिए इन्फ्लेशन को प्रेजेंट करने वाला एक बास्केट को चुना और इन्होंने सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के आधार पर यानी इस कीमत के आधार पर 2400 कैलोरी प्राप्त करने की घटना को इन्होंने गरीबी रेखा का आधार बनाया। वहीं पर शहरी क्षेत्र में सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के बास्केट के आधार पर 2100 कैलोरी खर्च करने के लिए 2100 कैलोरी रिसीव करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस आधार पर पहली बार गरीबी रेखा को निर्धारित करने की बात कही। मुख्य रूप से इनकी दो बातों को आपको ध्यान देना है कि लकड़वाला समिति के द्वारा 1993 में भारत में लगभग 36% लोग अनुमानित किए गए कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं पर 2004-05 में इस समिति ने अपने अनुमान को घटाया और कहा कि भारत में 26% ही मात्र गरीबी बची हुई है। और जैसे इन्होंने 26% की बात कही, इनकी पूरी रिपोर्ट आलोचना का शिकार हो जाती है और इस पूरी रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है। और क्रिटिसाइज दो तरीके से किया जाता है। जो पहला तरीका था वो तरीका ये है कि जब गरीबी की परिभाषा में हम बहुआयामी गरीबी को परिभाषित करते हैं तो केवल कैलोरी को रिसीव करने के आधार पर किसी व्यक्ति को हम कैसे गरीब कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति केवल जो है इतना भोजन कर रहा है जिसकी वजह से उसको 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, तो क्या ये सुनिश्चित हो रहा है क्या कि वो शिक्षा भी अच्छी ले रहा होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा? अच्छा, मान सकते हैं स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्या उसके पास आवास की सुविधा होगी? ये कैसे तय होगा? तो पहला तो तरीका ये था इनकी रिपोर्ट को आलोचना करने का, इनकी रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करने का। और दूसरा तरीका ये था जब इन्होंने 2004-05 में कहा कि भारत में केवल 26% ऐसे लोग हैं जो 2400 और 2100 कैलोरी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि 26% नहीं, पूरे भारत में 60% से अधिक लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस कैलोरी ऊर्जा यानी इस ऊर्जा को रिसीव प्रतिदिन आधार पर नहीं कर पाते हैं। तो अब ये रिपोर्ट थोड़ी सी खराब होने लगी और जब ये रिपोर्ट खराब होने लगी तो भारत सरकार के द्वारा एक दूसरी समिति का गठन किया गया और ये मिस्टर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया और इस समिति का नाम है तेंदुलकर समिति। इस समिति का गठन 2004-05 में किया गया और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2009 में प्रस्तुत करी। हालांकि तेंदुलकर से ये भी कहा गया था कि गरीबी को एक बार फिर से परिभाषित करना है, तो तेंदुलकर ने गरीबी को किसी एक आयाम पर नहीं, यानी कि कहने का अर्थ होगा कि इन्होंने केवल कैलोरी के आधार पर गरीबी को नहीं परिभाषित किया, इन्होंने गरीबी को परिभाषित करने के लिए कैलोरी के अलावा बहुआयामी तरीके को चुना। यानी एक से अधिक आयाम पर पहली बार भारत में गरीबी को परिभाषित करने का जो श्रेय जाता है वो सुरेश तेंदुलकर को जाता है और तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत करी। और जब तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो तेंदुलकर की रिपोर्ट में एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये देखा गया कि इन्होंने कैलोरी मेथड पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं किया। इन्होंने जिस मेथड पर भारत में गरीबी का निर्धारण किया या गरीबी रेखा को तय किया उसे नाम दिया जाएगा न्यूनतम उपभोग विधि। कौन सी विधि होगी ये? न्यूनतम उपभोग विधि यानी मिनिमम कंजम्पशन मेथड। और इस मिनिमम कंजम्पशन मेथड के अंतर्गत इन्होंने भी पूरी आबादी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। और इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति माह कितने रुपए की उसको आवश्यकता है? 816 रुपए। और अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रह रहा है तो कितने रुपए? 1000। यानी अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो 816 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति रिक्वायर्ड होगा। और अगर कोई व्यक्ति
इससे कम खर्च कर रहा है या इससे कम अर्न कर रहा है, यानी कि कम कमा रहा है, तो उस व्यक्ति को इन्होंने किस कैटेगरी में डाला? गरीबी की कैटेगरी में डाला। और इन आंकड़ों के आधार पर इन्होंने जो गरीबी का अनुमान लगाया, वो गरीबी का अनुमान 2009-10 के दौरान, यानी जब इनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो उस समय इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में 29.8% ऐसे लोग हैं जो अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 816 रुपये प्रति माह भी नहीं कमा पा रहे हैं, और अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 1000 रुपये प्रति माह भी वह नहीं कमा पा रहे हैं। वहीं पर इस रिपोर्ट में एक संशोधन भी जारी हुआ 2011-12 के दौरान, और अपने 2011-12 की रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो 29.8% गरीबी है वो घटकर मात्र अब कितनी रह गई है? 21.9% रह गई है। तो ये आंकड़ा 11-12 का आपको याद रखना है, क्योंकि अगली समिति की जो रिपोर्ट आएगी वह रिपोर्ट भी 2011-12 के ही आंकड़ों को प्रस्तुत करेगी। तो ये रहा आपका जो है तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट, यानी तेंदुलकर समिति का अनुमान। और अब हम लोग बातचीत करेंगे अपने अगले समिति के बारे में, और अंतिम समिति रंगराजन समिति के अनुमान। और रंगराजन समिति के अनुमान का रास्ता कैसे क्लियर हुआ? दरअसल न्यूनतम उपभोग विधि पर जब तेंदुलकर समिति ने पहली बार भारत में गरीबी का आकलन किया, गरीबी का अनुमान लगाया, तो पहले चूंकि कैलोरी मेथड पर लगता था अनुमान, और अब जो है न्यूनतम उपभोग विधि पर पहली बार प्रयोग किया गया, तो सबसे पहला प्रश्न यही उठ रहा था कि इन दोनों मेथड में वास्तव में कौन सा मेथड सही है। और इसी बात को समझने के लिए भारत सरकार ने श्री रंगराजन की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया, इस समिति को ये पहला टास्क यही दिया कि भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए इन दोनों मेथड में कौन सा मेथड बेहतर साबित होगा या बेहतर होगा। और जब रंगराजन समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, तो इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि होगी वो कौन सी विधि होगी? न्यूनतम उपभोग विधि होगी। यानी कि जब हम रंगराजन समिति की बात करेंगे तो रंगराजन समिति के द्वारा भी भारत में गरीबी का जो निर्धारण हो रहा है या गरीबी रेखा का निर्धारण हो रहा है, वह मिनिमम कंजम्पशन मेथड के आधार पर ही गरीबी रेखा का निर्धारण हो रहा है। तो जब मिनिमम कंजम्पशन मेथड रंगराजन भी समिति भी बता रहे हैं कि सही विधि है, और तेंदुलकर ने भी न्यूनतम उपभोग विधि पर ही अपने आंकड़ों को प्रस्तुत किया, फिर तेंदुलकर में प्रॉब्लम क्या थी, यानी रंगराजन को क्यों लाया गया फिर? तो रंगराजन ने कहा कि दरअसल मेथड तो बिल्कुल ठीक है, और इस मेथड को जब रंगराजन ने अप्रूव कर दिया, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत में आज भी गरीबी का अनुमान जो है वह इसी मेथड के द्वारा लगाया जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि पहले प्रति व्यक्ति के आधार पर था, अब पारिवारिक न्यूनतम उपभोग विधि के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारित किया जाता है या गरीबियों का अनुमान लगाया जाता है। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया। लेकिन रंगराजन समिति ने कहा कि ये जो आंकड़े हैं तेंदुलकर के, ये वास्तव में किसी व्यक्ति को एक न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर को पाने के लिए ये आंकड़े बहुत ही कम हैं। तो रंगराजन समिति ने अपने रिपोर्ट में इन आंकड़ों में बदलाव किए, और हालांकि रंगराजन समिति ने भी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को दो क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा जो क्षेत्र है वो क्या है? शहरी क्षेत्र। और इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो इन्होंने आंकड़े को बढ़ाकर 972 रुपये कर दिया, और कहा कि अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है तो उसे न्यूनतम 1407 रुपये रिक्वायर्ड होगा, यानी कि 972 रुपये ये कहा गया है प्रति माह, और ये आंकड़ा बताएगा प्रति माह प्रति व्यक्ति, और यहाँ पर 1407 रुपये भी प्रति माह प्रति व्यक्ति है। और कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस अमाउंट से कम रिसीव कर रहा है, कम कमा रहा है या कम खर्च कर रहा है, तो रंगराजन ने भी कहा कि वह व्यक्ति क्या कहा जाएगा? गरीब, और उसकी दशा गरीबी की दशा कहलाएगी। और अपने इस आंकड़ों के आधार पर रंगराजन समिति ने 2011-12 में की जनसंख्या के अनुसार जो आंकड़े प्रस्तुत करे, वे आंकड़े बताते हैं कि भारत में 29.5% लोग ऐसे थे जो ग्रामीण क्षेत्र में थे, तो 972 रुपये से प्रति माह से कम कमा रहे थे, और शहरी क्षेत्र में थे तो 1407 रुपये प्रति माह से कम कमा रहे थे। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि 2011-12 में
कुल जनसंख्या में लगभग 1/3 वह जनसंख्या थी जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही थी। तो ये रिपोर्ट दरअसल रंगराजन समिति का गठन किया गया था 2012 में, और ये जो रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ वो हुआ 2014 में, और ये रिपोर्ट 2011-12 के आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। तो ये हम लोगों का रहा गरीबी के अनुमान पर चर्चा, यानी कि गरीबी को अनुमान लगाने के लिए भारत में आज़ादी के बाद से किन विभिन्न समितियों ने प्रयास किया और उन प्रयास के क्या नतीजे रहे हैं। आई थिंक इस प्रश्न के पहले भाग के बारे में आपको पूरी जानकारी हो चुकी होगी, और हम लोगों ने इन प्रमुख समितियों के बारे में बात किया। हालांकि कुछ पुरानी जो समितियां हैं उनके बारे में अगर आप नहीं आंकड़े लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आप अलग समिति से या लकड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन समिति के आंकड़ों को आप जरूर लिखें। क्लियर है बात? तो ये आपके आंसर में एक अलग भार जो है वह दिखाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के अगले भाग की तरफ, और अगला भाग है कि गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। तो गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कुछ कारकों को यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले कारक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और वो है भाग जनसंख्या का। अब जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या, भारत विकासशील देश है, हम सबको पता होगा, और जनसंख्या बहुल्य देश है, श्रम प्रधान देश है। तो होता क्या है कि जब देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो जनसंख्या भी बढ़ती है, और ये जो बढ़ी हुई आर्थिक समृद्धि है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वह उसको निष्प्रभावी कर देती है। तो जो प्रति व्यक्ति आय बढ़नी थी वो बढ़ती नहीं है, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती नहीं है तो भारत में जो गरीबी थी वो गरीबी जो है वो वैसे ही रह जाती है। अगर हम बात करें दूसरे कारक की बात करें तो राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है, यानी जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा है, उस अनुपात में राष्ट्रीय आय यानी देश की आर्थिक समृद्धि में जो वृद्धि है वह कम देखी गई। और ऐसा किसी एक दशक में नहीं, ऐसा आप आज़ादी के बाद से कई पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसा देख सकते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि के लक्ष्यों को जो निर्धारित किया गया उनको वास्तव में उनकी प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक समृद्धि की दर वास्तव में बड़ी धीमी रही। इसकी वजह से भारत में जो गरीबी की अवस्था थी वह गरीबी की अवस्था बनी ही रह गई। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों के माध्यम से अगर हम जिम्मेदार कारकों को अगर समझना चाहें तो वह है चिरकालिक गरीबी चिरकालिक बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी। चिरकालिक बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी का मतलब ये होगा कि जो बेरोजगारी की समस्या है भारत में पहले थी और आज भी बनी हुई है। हालांकि उसके नेचर में चेंज आया है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी बेरोजगारी है ना, मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में, इन बेरोजगारी जैसे समस्याओं के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होती है, यानी कि आय का स्तर घटता है, और गरीबी के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में ये बेरोजगारी कार्य करती है। इसके अलावा एक प्रमुख समस्या, एक प्रमुख जिम्मेदार कारक भारत में गरीबी के लिए पूंजी का अभाव भी है। विकासशील देश होने के नाते हमारे वहाँ पूंजी महंगी है। पूंजी के अभाव होने के कारण हम जो है पूंजीगत चीज़ों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ती है, और आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ती है तो वह बेरोजगारी पैदा करेगी और गरीबी की स्थिति जस की तस बनी रहेगी। इसके अलावा बात करें, योग्य एवं कुशल उद्यमकर्ताओं का भी अभाव है देश में, और इस अभाव का आप मुख्य कारण पूंजी का अभाव भी समझ सकते हैं कि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं वो बाजार में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो साहस है पूंजी के रूप में वो नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण जो है पूंजी का यानी कैपिटल का जनरेशन नहीं होगा, बेरोजगारी की समस्या रहेगी और गरीबी की समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा भारत में एक बड़ी समस्या आय के असमान वितरण के रूप में देखी गई है, जहां पर आप देखेंगे कि एक वर्ग जो है वह आय के वितरण में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वर्ग ऐसा है जो वंचित है और एक वर्ग ऐसा है जहां पर धन का पूरी तरीके से संकेंद्रण है। तो एक जो आर्थिक विषमता की स्थिति है, आज़ादी के बाद से आप देश में आर्थिक विषमता की स्थिति को भी देख सकते हैं, और ये आर्थिक विषमता केवल और केवल आय के असमान वितरण के माध्यम से हुआ है। तो ये जो है प्रश्न का दूसरा भाग था। प्रश्न के पहले खंड में दूसरा भाग था जो पूछ रहा था आपसे कि गरीबी के लिए कुछ जिम्मेदार कारकों के बारे में आप बताइए। तो इन कारकों को लिखने के बाद आप चाहें तो इन कारकों के बारे में एक या दो लाइन जो है आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न के दूसरे जो है खंड की तरफ, जिसमें हम लोगों ने गरीबी को परिभाषित कर लिया, गरीबी के अनुमान पर विभिन्न समितियों के जो है
रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, जिम्मेदार कारकों की व्याख्या हो गई। अब हम भारत सरकार द्वारा गरीबी को दूर किए जाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इनके बारे में जो है बात करेंगे, जो इस प्रश्न का अंतिम खंड है या इस प्रश्न का अंतिम भाग है। ये गरीबी को दूर करने के लिए आज़ादी के बाद से सरकार ने कई प्रयास किए, और इन प्रयासों में जो पहला प्रयास था आज़ादी के बाद से, जो प्रारंभिक रणनीति थी, वो रणनीति ये थी कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है, और देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो उसका लाभ देश के सबसे निचले तबके को मिलेगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना रहा कि जो है औद्योगिक क्रांति की वजह से या हरित क्रांति की वजह से भी लोगों की आय बढ़ेगी और लोग जो है गरीबी रेखा के बाहर आएंगे और गरीबी रेखा से दूर होंगे। लेकिन ये 1970 तक ये जो मेथड था ये लगभग असफल होता हुआ दिखा, यानी कि गरीबी को बहुत ज़्यादा या गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को यह मेथड सरकार का कम नहीं कर पाया। इसके बाद सरकार ने 1970 के बाद से अपनी कुछ रणनीतियां बदली भारत में गरीबी को कम करने के लिए, और इसके लिए सरकार जो है गरीबी निवारण कार्यक्रम को शुरू करी। और आपको पता होगा, अगर पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़े होंगे तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत IRDP प्रोग्राम भी शुरू किया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से जो है गरीबी निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत इसके भी दो भाग रखे गए थे, एक रोजगार सृजन से, एक रोजगार देने के संदर्भ में था और दूसरा स्वरोजगार के संदर्भ में था। तो रोजगार के संदर्भ में आप देखेंगे IRDP प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। इसके अलावा जो है इन कई योजनाओं को फिर आगे चल करके मनरेगा जैसी योजनाओं में मर्ज कर दिया गया। वर्तमान की जो प्रमुख योजना है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार के वयस्क व्यक्ति को 100 दिनों के पक्के रोजगार की गारंटी देता है। तो ये एक पहला भाग था जो रोजगार के माध्यम से देश में गरीबी को दूर करने की बात कर रहा था। लेकिन एक दूसरा जो भाग था वो ये था कि स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी को दूर करना, जिसके अंतर्गत स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी को दूर करने के अंतर्गत जनसंख्या को या जो कार्यशील जनसंख्या है उसके लिए पूंजी का जो है उपलब्धता कराना, उसके लिए पूंजी उपलब्ध कराना, उसको प्रशिक्षित करना, और इसके लिए सरकार की आज तक कई सारी योजनाएं आ चुकी हैं। तो हम इन कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में लिखेंगे जो सरकार के द्वारा वर्तमान में भी चलाए जा रहे हैं और ये भारत में गरीबी को दूर करने के लिए सहायक है। जैसे हमने सबसे पहले बात किया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये गरीबी को दूर करने में काफ़ी सहायक योजना रही। और ये डायरेक्ट रोजगार यानी कि प्रत्यक्ष रूप से रोजगार को जो है प्रोवाइड करने वाली यह जो है यह योजना रही सरकार की। इसके अलावा स्वरोजगार के माध्यम से आप देखेंगे कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्टार्टअप इंडिया, इसके अलावा इसी से रिलेटेड है स्टैंड अप इंडिया, है ना। इसके अलावा जो है आपने मुद्रा योजना के बारे में जरूर सुना होगा। मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 भाग हैं, शिशु किशोर और तरुण योजना, और इन तीनों के अंतर्गत 50,000, 5 लाख और अप टू 10 लाख रुपए तक का एक वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसके माध्यम से आप कोई अपना स्वरोजगार कार्यक्रम या स्वरोजगार का कार्य कर सकते हैं। अगर कोई करेंट योजना के बारे में लिख सकते हैं तो आप PM विश्वकर्मा योजना के बारे में भी लिख सकते हैं। गरीबी को दूर करने में, निचले तबकों में गरीबी से बाहर निकालने के लिए यह भी एक कह सकते हैं प्रमुख योजना है। इसके अलावा PM विश्वकर्मा योजना के अलावा अगर हम बात करें तो एक स्वास्थ्य से संबंधित योजना रही है सरकार की आयुष्मान भारत योजना, और ये लगभग 5 लाख रुपए तक का जो है प्रत्येक व्यक्ति का, यानी BPL जो है बिलो टू पॉवर्टी लाइन है, प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है ये। इसके अलावा अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और ग्रामीण दोनों ही स्तर पर ये योजना चल रही है। ये बात क्लियर हो गया सबको। इसके अलावा एक और योजना के बारे में हम लोग जिक्र कर सकते हैं, अंत्योदय अन्न योजना
जो पीडीएस के अंतर्गत इस योजना का लाभ लाभार्थियों को दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो है गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए और अभी भी इन कार्यक्रमों को जारी किया गया है, यानी जारी ये कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्यक्रम, इनमें से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो बहुत ही सफल कार्यक्रम हैं। और इन योजनाओं के बारे में अगर आप चाहें तो इनके स्टार्टिंग की डेट और इनका प्रमुख जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों के बारे में भी आप दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का अंतिम भाग रहा और इस अंतिम भाग के साथ हम अपने इस प्रश्न की जो है अंतिम रूपरेखा पर आते हैं। और अंतिम जो रूपरेखा है हम लोगों को इस प्रश्न के बारे में, वो है आपका निष्कर्ष बिंदु। अब निष्कर्ष बिंदु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि जैसा कि स्पष्ट है कि भारत में जो गरीबी है वह एक प्रमुख समस्या आज़ादी के बाद से ही बनी रही है। भारत में गरीबी को जिस प्रकार से बहुआयामी गरीबी के नाम से कहा जाता है, यानी भारत में गरीबी का जो मेजरमेंट है, जिस प्रकार से एक से अधिक आयाम पर मेजर किया जाता है, उसी प्रकार से सरकार द्वारा बहुआयामी योजनाओं के माध्यम से, यानी एक से अधिक योजनाओं के माध्यम से गरीबी को दूर किए जाने की कोशिश सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। और इसका रिजल्ट ये रहा है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो यूएनडीपी और नीति आयोग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं प्रतिवर्ष, इन जो है प्रतिवर्ष के आंकड़ों में भारत में जो है, अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट की अगर चर्चा करें तो लगभग 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उनको यानी बहुआयामी गरीबी से वो बाहर निकल चुके हैं। तो इस आधार पर हम लोग एक निष्कर्ष लिखकर और इस प्रश्न की रूपरेखा को हम यहीं पर क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। और फिर मिलेंगे अगले किसी दूसरे प्रश्न के साथ और इस प्रश्न पर भी हम लोग जो है कंप्लीट इसी प्रकार से एनालिसिस करेंगे। सो आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।